इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी। हमारा उद्देश्य आपको सटीक और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराना है, जिसमें शामिल हैं दैनिक सामयिकी, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रमों का विश्लेषण, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और अन्य विषयों पर आधारित तथ्य, खेल जगत, स्पोर्ट्स, प्रमुख खेल समाचार और प्रतियोगिताएं, भारतीय राज्य ज्ञान, इंडियन स्टेट जीके, भारत के राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकारी नौकरी परीक्षा तैयारी, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष क्विज और सामग्री। हमारा प्रयास है कि आपको उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाए जो आपकी ज्ञान वृद्धि में सहायक हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहें। क्विज अप लर्न एंड लर्न, आपकी सफलता की दिशा में एक विश्वसनीय कदम। आज हम बात करेंगे भारत और जापान के बीच होने वाले महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार क्विज के साथ। क्विज 1, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ए. रूस, बी. जापान, सी. अमेरिका, डी. फ्रांस। उत्तर बी. जापान। व्याख्या। दोस्तों, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका मकसद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक समन्वय, युद्ध कौशल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग को मजबूत करना। 2025 का संस्करण। इस साल धर्म गार्जियन 2025 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के ईस्ट फूजी युद्ध प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी इसमें भाग लेने के लिए जापान पहुंच चुकी है। इस अभ्यास की खासियत, यह भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को और भी मजबूत करता है। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों, जंगल और शहरी युद्ध और संयुक्त रणनीतियों पर खास ध्यान दिया जाता है। दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक हथियारों और तकनीकों का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनका युद्ध कौशल बढ़ता है। पिछला संस्करण 2024। धर्म गार्जियन का पिछला संस्करण फरवरी-मार्च 2024 में राजस्थान, भारत में हुआ था। इस दौरान भारतीय और जापानी सैनिकों ने कई युद्ध अभ्यास किए और रणनीतिक तकनीकों का आदान प्रदान किया। महत्वपूर्ण तथ्य, धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। पहली बार ये 2018 में आयोजित किया गया था। ये भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास जी की, जिनकी हाल ही में हुई है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक धमाकेदार क्विज के साथ। क्विज संख्या 2। हाल ही में फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ए. वित्त मंत्री, बी. मुख्य आर्थिक सलाहकार, सी. प्रधान सचिव द्वितीय, डी. कैबिनेट सचिव। और सही जवाब है सी. प्रधान सचिव द्वितीय। वाह, क्या बात है! अब इस सवाल की गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये नियुक्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। नियुक्ति का विवरण। फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय (प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2) नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और प्रधानमंत्री के कार्यकाल की समाप्ति या अगले आदेश तक जारी रहेगी। यह नियुक्ति भारत की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए की गई है। शक्तिकांत दास का करियर। शक्तिकांत दास जी ने दिसंबर 2018 से दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में शानदार सेवाएं दी। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल-हमास संघर्ष जैसी चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतरीन तरीके से संभाला। गवर्नर बनने से पहले दास आर्थिक मामलों के सचिव और G20 में भारत के शेरपा के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। प्रधान सचिव द्वितीय की भूमिका। प्रधान सचिव द्वितीय के रूप में शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएमओ में वर्तमान प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ मिलकर काम करेंगे। उनकी नियुक्ति से पीएमओ की वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नीतियों में विशेषज्ञता और भी मजबूत होगी, खासकर आज के समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी अनिश्चित है। शक्तिकांत दास की शिक्षा। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके से लोक प्रशासन में परास्नातक भी किया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल क्विज़अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों से हमेशा अपडेट रहें। क्विज संख्या 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के किस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे हैं? ए 55वें, बी 56वें, सी 57वें, डी 58वें। उत्तर 57वें। अब इस सवाल की गहराई में जाकर समझते हैं। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से मिली आज़ादी की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री मोदी की शानदार भागीदारी। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर सबका दिल जीत लिया। यह निमंत्रण मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी ने दिया था, जो दोनों देशों के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। समारोह की कुछ खास बातें। सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस अवसर पर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन (GCSK) से सम्मानित किया। ये गर्व की बात है कि ये सम्मान पहली बार किसी भारतीय नेता को मिला है। भारतीय नौसेना का जलवा। राष्ट्रीय दिवस परेड में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी ने भाग लिया और भारतीय नौसेना का एक जहाज भी मॉरिशस के बंदरगाह पर मौजूद था, जो दोनों देशों के मजबूत रक्षा सहयोग को दर्शाता है। भारत मॉरिशस का गहरा रिश्ता। मॉरिशस और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। मॉरिशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है, जो इन संबंधों को और भी मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पुरस्कार को भारत और मॉरिशस के बीच विशेष मैत्री तथा भारत के 1.4 बिलियन लोगों और मॉरिशस में रहने वाले उनके 1.3 मिलियन भाइयों बहनों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मॉरिशस दौरा दोनों देशों के मध्य मित्रता को और भी मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्विज़अप लर्न और लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। क्विज संख्या 4। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ए ईरान, बी कतर, सी ब्राज़ील, डी अर्जेंटीना। उत्तर ब्राज़ील। अब इस सवाल की एकदम विस्तृत व्याख्या, एकदम डिटेल में। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस एक ऐसा गठबंधन है जिसमें ओपेक के 12 धासु सदस्य देशों के साथ साथ 10 और तेल के बड़े उत्पादक देश शामिल हैं। इसका मेन मकसद है ग्लोबल तेल उत्पादन को एडजस्ट करके तेल बाजार में स्टेबिलिटी लाना, यानी कि तेल की कीमतों को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने से बचाना। ब्राज़ील की सदस्यता। फरवरी 2025 में ब्राज़ील सरकार ने ओपेक प्लस में शामिल होने की हरी झंडी दे दी। यह फैसला ब्राज़ील की नेशनल काउंसिल फॉर एनर्जी पॉलिसी के ऑफिशियल इन्विटेशन के बाद लिया गया। ब्राज़ील की भूमिका। लिमिटेड पार्टिसिपेशन। ब्राज़ील का पार्टिसिपेशन सिर्फ चार्टर ऑफ कोऑपरेशन तक लिमिटेड रहेगा, जो तेल उत्पादक देशों के लिए इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म है। ब्राज़ील पर प्रोडक्शन कट जैसी कोई कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेगा। तेल उत्पादन। ब्राज़ील अभी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो डेली लगभग 4.3 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 4% है। 2024 में कच्चा तेल ब्राज़ील का टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन गया, जिसने देश की फॉरेन सेल्स में 13.3% का कंट्रीब्यूशन दिया। ओपेक प्लस के सदस्य देश। ओपेक प्लस में ओपेक के 12 मेंबर कंट्रीज के अलावा अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, साउथ सूडान और सूडान जैसे देश शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य।
ब्राज़ील के ओपेक प्लस में पार्टिसिपेशन से देश का ग्लोबल तेल बाजार में रोल और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये डिसीजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील में होने वाले यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 से पहले आया है, जो देश की एनर्जी पॉलिसी में बैलेंस की ज़रूरत को दिखाता है। क्विज संख्या 5। हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? A. बिहू, B. हॉर्नबिल, C. अली ए लिगांग, D. लोसार। सही जवाब है C. अली ए लिगांग। अब चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इस त्योहार के बारे में सब कुछ। अली ए लिगांग क्या है? अली ए लिगांग असम में रहने वाली मिसिंग जनजाति का एक प्रमुख कृषि उत्सव है। यह त्योहार हर साल फरवरी महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व: यह त्योहार धान की खेती के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अली का मतलब है बीज, ए का मतलब है बोना और लिगांग का मतलब है एक निश्चित समय। इस दिन मिसिंग समुदाय नई फसल की बुआई शुरू करता है और अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। त्योहार का उत्सव, संगीत और नृत्य। मिसिंग जनजाति के लोग पारंपरिक गुमराग सोमन नृत्य करते हैं। विशेष व्यंजन: इस दिन पोइटप चावल से बनी बियर, अपोंग और मछली के विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं। सामाजिक एकता: ये त्योहार समुदाय को एक साथ लाता है और लोग एक दूसरे के घरों में जाकर उत्सव मनाते हैं। मिसिंग जनजाति के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मिसिंग जनजाति मुख्य रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ये जनजाति भारत के तानी जनजाति समूह का हिस्सा है, जो तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। मिसिंग समुदाय के लोग आमतौर पर नदी के किनारे बांस के ऊंचे घरों चांग घर में रहते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां: अली ए लिगांग को असम सरकार ने राजकीय पर्व के रूप में मान्यता दी है। ये त्योहार फगली बिहू के समान है, लेकिन यह विशेष रूप से मिसिंग समुदाय से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य प्रकृति और कृषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो दोस्तों, ये था अली ए लिगांग के बारे में सब कुछ। क्विज संख्या 6। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? A. स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य, B. हरित क्रांति 2.0, C. डिजिटल खेती आधुनिक भारत, D. उन्नत कृषि विकसित भारत। उत्तर: उन्नत कृषि विकसित भारत। दोस्तों, अब इस सवाल की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने 22 से 24 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में अपने मेला ग्राउंड में इसका आयोजन किया। मेले का मुख्य विषय इस बार का थीम था उन्नत कृषि विकसित भारत, यानी खेती में नए नए तरीके और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। मेले में क्या खास था? नई किस्मों और तकनीकों का प्रदर्शन। IARI ने अपनी नई फसलें और खेती के तरीके दिखाए। प्रदर्शनी: IARI, ICR, यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र और कई कंपनियों ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखाए। तकनीकी सत्र: जलवायु के हिसाब से खेती, डिजिटल खेती और किसानों के लिए जरूरी कई विषयों पर बात हुई। बीज और सलाह: पूसा के नए बीजों की बिक्री हुई और किसानों को एक्सपर्ट्स ने सलाह भी दी। मेले का मकसद: किसानों, वैज्ञानिकों और खेती से जुड़े सभी लोगों को एक साथ लाना, ताकि वो नई नई चीजें सीख सकें और अपनी खेती को और बेहतर बना सकें। क्विज संख्या 7। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? A. 21 जनवरी, B. 21 फरवरी, C. 21 मार्च, D. 21 अप्रैल। सही जवाब है B. 21 फरवरी। अब चलिए इस सवाल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या है? हर साल 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। यह दिन हमारी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सहेजने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1952 में बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक भाषा आंदोलन हुआ। हमारे बहादुर छात्रों ने बंगाली भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए अपनी जान तक दे दी। उनकी इस शहादत को याद करते हुए यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया और पहली बार इसे 2000 में मनाया गया। 2025 का विशेष महत्व। इस वर्ष यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह थीम के साथ मना रहा है, जो अपने आप में एक गौरवशाली पल है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें। आज दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इनमें से 40% लुप्त होने के कगार पर हैं। हमारे भारत देश में 19,500 से भी ज्यादा मातृभाषाएं और बोलियां हैं,
जिनमें से 22 को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। इस दिन को मनाने का मकसद है हमारी स्थानीय भाषाओं को बचाना और शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देना। क्विज संख्या 8। साल 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? ए. बिली हैरिस, बी. राफेल नडाल, सी. किरियन जैक्वेट, डी. नोवाक जोकोविच। उत्तर किरियन जैक्वेट। अब इस सवाल की विस्तृत व्याख्या करते हैं। किरियन जैक्वेट का परिचय। किरियन जैक्वेट फ्रांस के एक उभरते हुए टेनिस स्टार हैं। उन्होंने 2025 में भारत में खेले गए 2 बड़े एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता का विश्लेषण। ये प्रतियोगिता दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। फाइनल में किरियन जैक्वेट का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन के बिली हैरिस से हुआ। किरियन जैक्वेट ने 6-4, 6-2 के सीधे सेटों में बिली हैरिस को हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह जीत उनके भारत के अंदर लगातार दूसरी जीत थी। लगातार दूसरा खिताब। दिल्ली ओपन जीतने से पहले किरियन जैक्वेट ने 2025 चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता में भी जीत हासिल की थी। इस प्रकार उन्होंने लगातार 2 एटीपी चैलेंजर खिताब जीतकर एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। टूर्नामेंट का महत्व। एटीपी चैलेंजर टूर युवा टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ जीत हासिल करने से खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार होता है और उन्हें एटीपी टूर के बड़े टूर्नामेंटों में खेलने का अवसर मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य। दिल्ली ओपन 2025 के फाइनल में बिली हैरिस उपविजेता रहे। किरियन जैक्वेट ने चेन्नई और दिल्ली में लगातार खिताब जीतकर अपने करियर में एक नया अध्याय लिखा है। यह जीत उनके आत्मविश्वास और रैंकिंग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्विज संख्या 9। साल 2024 में बीबीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी किसे नामित किया गया? ए. साइना नेहवाल, बी. पीवी सिंधु, सी. मनु भाकर, डी. साक्षी मलिक। उत्तर मनु भाकर। वाह, मनु भाकर ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अब चलिए इस सवाल की गहराई में जाते हैं और जानते हैं मनु भाकर के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें। मनु भाकर। एक परिचय। मनु भाकर भारत की एक शानदार निशानेबाज हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कई गौरवपूर्ण पल दिए हैं। उनकी उपलब्धियों में ओलंपिक पदक भी शामिल हैं। बीबीसी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2024। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ने 2024 के लिए मनु भाकर को भारतीय स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर चुना है। ये पुरस्कार भारतीय महिला एथलीटों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। मनु भाकर ने पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और साक्षी मलिक जैसी दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़कर ये खिताब जीता है। मनु भाकर की उपलब्धियां: ओलंपिक पदक विजेता, यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन। 2020 में बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में बीबीसी ने की थी। ये हर साल भारतीय महिला खिलाड़ी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। मनु भाकर ने इस अवार्ड को जीतकर भारतीय खेल जगत में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। 2020 में उन्होंने बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। बीबीसी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से पहले ये सम्मान पीवी सिंधु और मीराबाई चानू जैसी दिग्गज महिला खिलाड़ियों को मिल चुका है। क्विज संख्या 10। WTT फीडर कप्पाडोसिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के आकाश पाल और पोयमंती बैसे ने कौन सा पदक जीता? ए. स्वर्ण, बी. रजत, सी. कांस्य, डी. कोई नहीं। और सही जवाब है बी. रजत। वाह, क्या शानदार प्रदर्शन रहा हमारे भारतीय खिलाड़ियों का। चलिए अब इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इस जीत के पीछे की कहानी। WTT फीडर कप्पाडोसिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप क्या है? दोस्तों, WTT फीडर टूर्नामेंट एक ग्लोबल लेवल का टेबल टेनिस कंपटीशन है। इसे वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT ऑर्गेनाइज कराता है। यहाँ दुनिया के टॉप खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। ये टूर्नामेंट ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि। हमारे देश के स्टार खिलाड़ी आकाश पाल और पोयमंती बैसे ने मिक्स्ड डबल्स में कमाल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये टूर्नामेंट तुर्की के खूबसूरत शहर कप्पाडोसिया में हुआ था। फाइनल में
आकाश और पोयमंती की जोड़ी का मुकाबला चीन की जू फेई और हान फियर की टॉप रैंक वाली जोड़ी से हुआ। इस जीत का महत्व, ये इंडिया के लिए टेबल टेनिस में एक बड़ी अचीवमेंट है। आकाश पाल और पोयमंती बैस्य की ये पहली बड़ी ग्लोबल सक्सेस है। मिक्स्ड डबल्स में ये इंडिया का WTT फीडर टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस है। महत्वपूर्ण तथ्य: स्थान कप्पाडोसिया, तुर्की। भारतीय जोड़ी आकाश पाल और पोयमंती बैस्य। पदक रजत, सिल्वर। फाइनल मुकाबला भारत बनाम चीन। चीन की जोड़ी जू फेई और हान फियर। तो दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल क्विज अप लर्न और लर्न को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस देखते रहें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आज हमने जीके 2025 के उन चुनिंदा प्रश्नों पर गहन चर्चा की जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक वीडियो मिलते रहें। आपके किसी भी प्रश्न